नमस्ते। मेरा नाम शेफ अमित गौर है और बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो के अंदर सबसे पहले एक्चुअली मैं आई एम श्योर अब जितने भी लोग हमको कॉल करते हैं, उन सबको प्रॉपर कोई ना कोई रिप्लाई कर रहा होगा। देखिए, मुझको ये चीज़ अचीव करने के अंदर ऑलमोस्ट 1 साल लग गए। बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद उन सभी लोगों को जो मुझको कॉल कर रहे हैं और हमारे से कंसल्टेंसी चाहते हैं या चाहते हैं कि हम किसी भी तरीके से उनके साथ जुड़ें। आपका प्रेम और आपका विश्वास मैं और मेरी टीम कभी नहीं टूटने देंगे, आई कैन गारंटी। वेल, आज का मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, काफ़ी दिनों से मैं बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड था। इस वीडियो को मैं डालूंगा मई के महीने में। आज थोड़ा सा समय था तो मुझे लगा मैं कुछ आपसे बातचीत करता हूँ। और आज का जो टॉपिक होने वाला है, आज जो हम बातचीत करेंगे वो हम बातचीत करेंगे कि जो कुक्स हैं किचन के अंदर, जो शेफ्स हैं। देखिए, सबसे बड़ी जो सबकी समस्या है, मैं कई बार बोलता हूँ, एक्चुअली काफ़ी लोग मुझे कॉल करते हैं, जो भी लोग मुझे कॉल करते हैं और मैं जिनसे मैं बात करता हूँ, मैं उनको एक चीज़ बोलता हूँ, अगर आप फूड बिजनेस में नए आना चाहते हैं या आप आ रहे हैं, आपके सामने 2 बॉक्स हैं। पहला बॉक्स, और आपको इन दोनों बॉक्स के अंदर अपने आप को डालना है और उस बॉक्स से निकल के दूसरे बॉक्स में डालना है। तो जो पहला बॉक्स रहेगा आपका, वो है उसको खोलना, यानी हाउ टू स्टार्ट अ फूड बिजनेस। उसके लिए आपको क्या चीज़ चाहिए? उसके लिए आपको चाहिए कॉन्सेप्ट कि क्या खाना खोलें। खाना खोलना है, बट क्या खाना खोलें? अब इसमें एक कॉन्सेप्ट चलता है जो मैं अपने पुराने वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि एक वो जो आप करना चाहते हैं और एक वो जो लोग आपसे खरीदना चाहते हैं। तो आपके जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए, फूड कॉन्सेप्ट, वो ये होना चाहिए कि 60% वो चीज़ होनी चाहिए जो लोग खरीदना चाहते हैं और 40% वो जो आपके मन में आपको लगता है कि हाँ, ये काम करेंगे, वो होना चाहिए। तो पहली चीज़ है आपके रेस्टोरेंट को खोलना, यानी ओपनिंग ऑफ योर फूड बिजनेस। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कोई आपको कोई चीज़ जो है वो ज़्यादा दाम में बेच जाएगा, बस इससे ज़्यादा तो कुछ होगा नहीं, यानी कि आपकी जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, दैट्स इट। दूसरा जो डब्बा है, वो डब्बा है उसको चलाना। उसके अंदर आपकी प्रतिभा और आपके एम्प्लॉयज़ की प्रतिभा और आपकी स्ट्रैटेजी और आपका मेन्यू, ये डिसाइड करता है कि आप किस तरीके से चलेंगे और आपकी सेल्स एंड मार्केटिंग प्लानिंग। तो ये जो डब्बा है, ये डब्बा बहुत महत्वपूर्ण है। ये पहला डब्बा कोई महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें अगर आप कंसल्टेंट रखोगे तो आपके प्रोजेक्ट कॉस्ट कम हो सकती है। दूसरी चीज़, आपको एक गाइडेंस मिल जाएगी कि करना क्या है। लेकिन जो सेकंड नंबर डब्बा है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू कि चलाना कैसे है इसको, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो अब इसके अंदर जो मेन चीज़ है, वो मेन चीज़ ये है, वो है एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयज़ की सैलरीज़। अब क्या होता है कि बहुत सारे लोग हमें कॉल करते हैं और ये मैं बता रहा हूँ कि जितने जितने भी लोगों ने, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ने हमको कॉल किया और कॉल करने के बाद जो मेरी टीम है उन्होंने उसको एनालिसिस किया कि सबकी ये एक पर्टिकुलर एक क्वेश्चन था, तो मैं उसको आंसर कर रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन जो है, वो ये क्वेश्चन ये है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, उन एम्प्लॉयज़ की तनख्वाह हम किस तरीके से डिसाइड करें। मतलब क्या होनी चाहिए कॉमी 1 की तनख्वाह, कॉमी 2 की तनख्वाह, कॉमी 3 की तनख्वाह। अब जो लोग हैं वो इस टर्म को सीख गए हैं, जो होटल के ओनर्स हैं, और वो फ़ोन करके बोलते हैं एक कॉमी 3 हमको दे दो एक कॉमी 2 दे दो। तो अब मैं उन सब लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, बिकॉज़ क्या होगा कि अगर आप ये मेरा वीडियो समझेंगे तो फ़ायदा आपको होने वाला है, क्योंकि मैं इस वीडियो को मोनेटाइज़ तो करता नहीं हूँ और मैं ये भी नहीं कहता मुझे सब्सक्राइब करो। बट मुझे लगता है कि अगर मैं अपनी नॉलेज और स्किल से आपको कहीं पर भी एक छोटा-सा भी आपको फ़ायदा करा सकता हूँ, तो इस इंटरनेट का मैं रियल फ़ायदा उठा रहा हूँ। अदरवाइज़ तो इंटरनेट का इस्तेमाल लोग कैसे कर रहे हैं आपको पता ही है, रात को स्वैप करे जाओ, स्वैप करे जाओ। सो इंटरनेट का सही इस्तेमाल करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वेल, आज हम बात करेंगे कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो कुक्स हैं, जो एफ&बी मैनेजर्स हैं, शेफ्स हैं, उनकी हम तनख्वाह कैसे डिसाइड करें। देखिए, मार्केट में एक सैलरी है, यानी कि इसको बोलते हैं सिटी एवरेज सैलरी। अब इसमें जो रूल काम करता है, वो रूल ये काम करता है कि जितनी आपका ऑर्गेनाइजेशन अगर बड़ा है, आप मेरी बात बहुत गौर से सुनिएगा, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है, यानी कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है, फूड का इन्वेस्टमेंट, वो 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ के आसपास आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में आपको जो टॉप लाइन है, यानी कि जो टॉप लाइन है, वो टॉप लाइन आपको बहुत ही
प्रोजेक्ट कॉस्ट बचा सकते हैं वो, वरना ये लोग अगर ढंग से सेटअप नहीं करेंगे तो दिक्कत हो सकती है, आपको आरओआई में दिक्कत आ सकती है। मतलब जो 3 महीने में चीज अचीवेबल है वो 6 महीने लगेंगे उसको। अगर आपका आपको अगर आपका बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो आप विश्वास मानिए कि आपको एम्प्लॉयज मिलना बहुत आसान है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको एम्प्लॉयज किसी भी नई प्रॉपर्टी को जो इस शहर में खुलती है तो लोग उसमें जरूर अप्लाई करते हैं, तो आपके पास सीवीज बहुत आ जाएंगे, लोग आपके पास बहुत आ जाएंगे। आपको जो एक मेजर प्रॉब्लम आएगी वो आएगी कि कैसे स्क्रूटनी करें कि ये आदमी ठीक है और ये आदमी ठीक नहीं है। और दूसरी चीज आपको जो रोकनी पड़ेगी वो ये रोकनी पड़ेगी, यहाँ पर आप जो ग्रुपिज्म है उसको आप रोक सकते हैं। बिकॉज अगर एक मैनेजर ज्वाइन करता है तो वो अपने लोगों को इंसाइट करता है, तो ये चीज आपको रोकनी पड़ेगी, आपको एक फेयर सिलेक्शन करना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको सिर्फ एक आदमी को रिक्रूट करना है, वो है हॉनेस्ट एचआर मैनेजर, एक आदमी जो रिक्रूटमेंट करेगा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब बड़ी ऑर्गेनाइजेशन वाले हमको फोन भी नहीं करते करते हैं लेकिन अब उनका बड़ी ऑर्गेनाइजेशन वाले फोन करते हैं, अब हमारा तो नंबर ही बिजी रहता है, अब हमारा नंबर बिजी रहता है तो कोई जवाब ही नहीं देता, तो बोलते हैं यार ये तो जवाब ही नहीं दे रहा। तो करते हैं हमको कुछ बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन हैं दे कॉन्टैक्ट माय सर्विसेज, और काफ़ी लोग संपर्क करते हैं, मैं उन सबको थैंकफुल ग्रेटिट्यूड करना चाहता हूँ। बट अब क्या है कि फ़ोन कॉल्स इतने आते हैं, व्हाट्सएप इतने आते हैं कि समझ में नहीं आता है कि हम लोग कंसल्टेंट हैं या हम लोग कोई कंप्लेंट विभाग है या कौन हो गए हैं। तो ये सब आप लोगों का प्यार है, और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोगों का जिस तरीके से ये सपोर्ट मिलता है ना, तो मैं अपनी टीम के साथ रोज इंटरेक्ट करता हूँ और मैं कुछ ना कुछ पॉइंट करता हूँ कि कैसे हम लोग मास लोगों तक पहुँच सकें और उनकी हम हेल्प कर सकें किसी भी F&B रिलेटेड सब्जेक्ट के अंदर। अच्छा, यहाँ मैंने ट्रेन घुसा दिया, इसकी जरूरत नहीं थी। चलो खैर, एनीवे आई कम बैक टू माय सब्जेक्ट। तो मेरा जो सब्जेक्ट था, जो पहला था वो था बड़े ऑर्गेनाइजेशन। अब मैं बात करता हूँ जो छोटे स्टार्टअप्स हैं, फूड स्टार्टअप्स हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, जो दुकान किराए पे लेके काम चालू करना चाहते हैं या काम कर रहे हैं, उनको स्टाफिंग की बहुत मारामारी होती है। मतलब उनको परेशानी, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। अब उनको परेशानी क्या होती है कि वो मेन्यू बना लेते हैं 4 जने लाके, और मेन्यू बना लिया आपने, अपना जो उनके पैसे होते हैं वो ज़्यादातर पैसे उनके इंटीरियर में खर्च हो जाते हैं, उसके बाद किचन वाला पैसा ले जाता है, और फिर वो स्टाफ ढूंढते हैं, तो स्टाफ का बजट उनके पास हमेशा बहुत कम होता है। और यहाँ पर वो बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि जो मेन आपका प्रोडक्ट है, जो कस्टमर आके खाएगा वो तो खाना ही खाएगा। जो कमोडिटी प्राइस है, यानी कि जो रॉ मटेरियल की प्राइस है, वो शहर में सबके लिए बराबर है। तो यानी कि अगर आप एक छोटा फूड बिजनेस खोल रहे हैं, मेरी बात बहुत गौर से सुनिएगा, अगर आपको पैसे कमाने हैं तो इस बिजनेस से, वरना तो इस बिजनेस में लोग आते हैं 6 महीने अपने पैसा जो भी सेविंग का होता है वो लेके इस इंडस्ट्री में कूदते हैं, वेंडर्स वगैरह को पैसे देते हैं, एम्प्लॉयज को सैलरी देते हैं, उसके बाद भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो, बट ये सच बात है कि अगर शहर में 100 रेस्टोरेंट खुलते हैं तो उसमें से 80 रेस्टोरेंट बंद रहते हैं। ये सच्चाई है, दिस इज अ फैक्ट। और उसके पीछे कारण ये है कि बिना किसी स्टडी के बिजनेस के अंदर आते हैं। दिस इज द सेकंड, मतलब एंथुसियाज्म होता है कि करना है करना है करना है, बट क्या करना है वो खुद डिसाइड करते हैं। 60% जो लोगों को चाहिए वो करना चाहिए, 40% आप अपना मन का करें। दूसरी चीज़ है स्ट्रैटेजी नहीं होती है कि स्ट्रैटेजी क्या है। तीसरी चीज़ इन्वेंट्री, मेन्यू इतना लंबा बना देते हैं कि ये सब मेन्यू ऐसा नहीं करना चाहिए। कैटेगरी वाइज काम करिए आप। अगर आपको कुक्स चाहिए तो कुक्स का जो फार्मूला है वो बेसिक फार्मूला है 1+2, यानी 1 कुक एंड 2 ऑफ देयर हेल्पर। ये एक डिपार्टमेंट की आइडल स्टाफिंग है। अगर आप ये स्टाफिंग करके चलेंगे तो आपका कोई भी कुक जो आपको ज्वाइन करेगा छोड़ के नहीं जाएगा। दूसरी चीज़, आप उनको बराबर ड्यूटी छुट्टियां दे सकते हैं। तीसरा, आपके डिपार्टमेंट के अंदर पंक्चुअलिटी रहेगी, और भी जो बहुत सारी समस्याएं होती हैं वो ये पर्टिकुलर स्टाफिंग के अंदर खत्म हो जाती है। अब इसका रूल क्या है, एक आपको सीनियर चाहिए यानी कि जो एक्सपीरियंस चाहिए, एक आपको थोड़ा कम एक्सपीरियंस का बंदा चाहिए, और एक आपको बिल्कुल फ्रेशर चाहिए, वो आपके आसपास से ही आप हायर करो। तो ये जो 1+3 का जो फार्मूला है एक कैटेगरी के अंदर, ये आपने अगर अप्लाई कर दिया तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं तो क्या, मेरे ऐसे कोई भी कंसल्टेंट को आप ना तो ये वीडियो देखेंगे, टिकटॉक देख रहे होंगे, और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, तो आपकी स्टाफिंग की प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी, और वर्कलोड कितना भी आ जाए वो मैनेजेबल होता चला जाएगा। तो ये एक
फार्मूला है, लिख लेना आप कागज पे, काम आएगा। अब स्टाफिंग की सैलरी कैसे निकालें, जो पॉइंट था। देखिए स्टाफिंग की सैलरी ये होती है कि आपको क्या करना है अपना जो डिपार्टमेंट है, आपका हर एक डिपार्टमेंट एक पॉइंट ऑफ सेल है। जैसे आपका तंदूर डिपार्टमेंट, तो तंदूर डिपार्टमेंट आपका एक पॉइंट ऑफ सेल है। अब सबसे पहले आप क्या करो कि आप या तो मेन्यू पहले बनाओ या एम्प्लॉयज पहले लो, इन दोनों में से एक चीज पहले लो। अगर आप मेन्यू पहले बनाते हो तो आपका पहले तो मेन्यू बनाइए, फिर मेन्यू बना के आप देखिए कि इस मेन्यू को कितनी सेल करनी है मुझे, और उसके हिसाब से अपना स्टाफिंग का बजटिंग करिए कि इस डिपार्टमेंट में मुझे रोज का 20,000 रुपये चाहिए या 50,000 रुपये चाहिए या लाख हजार रुपये चाहिए, वॉट एवर नंबर्स, एक नंबर्स ले लिखिए, और फिर उस नंबर्स के हिसाब से आप पीछे बैक एंड के अंदर आप अपने एम्प्लॉयज को प्लान करिए कि मुझे इतने लोग चाहिए। लाइक मुझे अगर 1 लाख रुपए की सेल करनी है तो मुझे इतने एम्प्लॉय चाहिए। अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि हमने तो कागज पे लिख दिया कि डेली 20,000 की सेल चाहिए, अब उसमें एम्प्लॉयज भी हमने लगा दिए, फिर बिजनेस कहाँ से आएगा, ये क्वेश्चन होगा आपका। क्या है, आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो उस तरीके से होनी चाहिए कि जो सेल्स एंड मार्केटिंग है वो फिर आपका इस तरीके से होना चाहिए कि वो बिजनेस आए, और बिजनेस आएगा आपके शहर में। आप जो भी नंबर सोच रहे हैं, जो भी आप अपनी सेल्स करने की सोच रहे हैं, आपके शहर में ऐसे कई रेस्टोरेंट होंगे जो ये नंबर आराम से पार कर रहे हैं। आप तो अचीवेबल है, मतलब हर चीज अचीवेबल है, बट स्ट्रैटेजी और कैलकुलेशन और सिस्टम, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो पहली चीज है एम्प्लॉयज की सैलरी को मापने के लिए कि आपको किस तरीके का आदमी चाहिए, नंबर हो गया पहला क्लियर। दूसरी चीज जो पॉइंट है सैलरी को नापने के लिए, आप ये देखिए कि आपकी जो सेलिंग प्राइस है, वो खाने की सेलिंग प्राइस क्या है आपकी। जैसे फॉर एन एग्जांपल, आपकी खाने की जो सेलिंग प्राइस है, मान के चला आप एक बहुत ही हाई एंड रेस्टोरेंट है और आपने जो एक बटर चिकन है, वो बटर चिकन आप 2,000 रुपये का सेल करते हैं, तो आपको जो पीछे एक शेफ चाहिए ना, वो आपको ढाबे से नहीं चाहिए, वो आपको एक 5 स्टार लग्जरी से चाहिए। वो क्या करेगा, उस बटर चिकन को बहुत ही मतलब डिटेलिंग करके बनाएगा, रेसिपी प्रॉपर फॉलो करेगा, टमाटर को ब्लांच करेगा, उसमें से बीज निकालेगा, बीज निकाल के फिर टमाटर को पीसेगा, मखनी ग्रेवी में अगर वो काजू डालेगा तो हर एक काजू को चेक करके डालेगा। तो वो जो सेम रेसिपी है वो 2,000 के बराबर बनेगी। वहां पर आपको ढाबे के कुक नहीं चाहिए, वहां पर आपको हाई एंड चाहिए। आपकी अगर सेलिंग प्राइस कम है, तो अगर आपकी सेलिंग प्राइस कम है तो आपको 5 स्टार का शेफ नहीं चाहिए, लेकिन आपको एक ऐसा शेफ चाहिए जो वो उस काम को कई साल तक करता हुआ आ रहा है। इसमें आपको थका हुआ आदमी नहीं चाहिए, इसमें आपको ऐसा आदमी चाहिए जो उस काम को कई सालों तक करता हुआ आ रहा है। बिकॉज क्या होगा, आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो स्ट्रैटेजी है वॉल्यूम बेस्ड। जैसे आपने बटर चिकन आपने बोला कि भाई 200 रुपए का मेरे को बटर चिकन पकड़ता है, मेरे को 250 रुपए में सेल करना है, तो यानी कि आप हर एक बटर चिकन पे सिर्फ 50 रुपए प्रॉफिट कर रहे हैं। तो आपका सोच क्या है कि मेरे रोज 1,000 बटर चिकन बिके, यानी वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कब बिकेगा, जब टेस्ट आएगा। और टेस्ट कब आएगा, जब कोई आदमी उस बटर चिकन को कई साल तक बनाता हुआ आ रहा है। तो आपको अब जो आदमी चाहिए वो एक ऐसा आदमी चाहिए जो उस पर्टिकुलर काम को करने का कई सालों का एक्सपीरियंस रखता है। ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि अगर आपको इस फूड बिजनेस में सक्सेस होना है तो आपको ऐसे लोग चाहिए जो उस काम को करने के कई साल का एक्सपीरियंस रखते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। और कल मेरे बॉस हैं भटनागर साहब, उनसे मेरी बातचीत हुई, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली। उन्होंने एक बात बोली कि इस होटल इंडस्ट्री में लल्लू हैं सारे। मैंने कहा कैसे, मैंने कहा वैसे तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन आप मुझे बताइए कैसे। तो उन्होंने एक चीज बोली, बहुत ही एक डिटेल वाली बात है जो मैं आपके समझ रखना चाहता हूँ। उन्होंने ये चीज बोली मुझे कि अमित, क्या है कि इस इंडस्ट्री में आप ये देखो कि एक आदमी 10 साल तक किचन के अंदर काम करता है, उसके पास कितनी नॉलेज, कितना स्किल, कितना सब कुछ हो जाता है। और जैसे जैसे वो स्किल्ड होता है, एक टाइम ऐसा आता है कि उसको बोलते हैं रिटायर हो गया। तो इस किचन के अंदर तो कोई रिटायर आखिरी सांस तक नहीं हो सकता, क्योंकि उस शेफ के नाम से ही जिसने शेफ को पकड़ के रखा, उसका काम कितना आगे चल गया। जैसे आईटीसी, उनके जो शेफ्स हैं, रिस्पेक्टेड कुरैशी जी हैं, वो अभी भी ब्रांड के साथ है और उनकी वजह से ही वो नाम हो रहा है। तो मुझे ये सही लगा, और मैंने बोला हाँ यार, बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि यहाँ पर इस इंडस्ट्री में लोग प्रेफर करते हैं कि भाई हमारे जो शेफ होने चाहिए वो एकदम यंग होने चाहिए। मुझे लगता है कि वो चाहते हैं कि भाई वो ज़्यादा काम करेंगे, लेकिन आपके पास दोनों तरह की टीम होनी चाहिए। एक थोड़े से एक्सपीरियंस लोग,
चाहे उनसे काम मत कराओ, लेकिन उनका एक्सपीरियंस जो आपको मिलेगा ना बिजनेस में, वो मैं सही बता रहा हूँ आपको, आपके पैसे 4 गुना कर देगा। जो आपका इन्वेस्टमेंट है उसमें जो रिटर्न्स हैं वो जबरदस्त ले आएगा। यानी कि आपको बिजनेस के अंदर चाहिए ब्रेन, स्ट्रैटेजी, भागने दौड़ने वाले लोग, और टेस्ट। तो खाने के अंदर देखो, हर एक खाने में टेस्ट होता ही है। मुझे आप बताओ एक ऐसा रेस्टोरेंट जो बोलता है कि मेरा खाना खराब है, लोगों को खराब लगता है। तो सैलरीज की जो गणना है वो इस तरीके से करिए। और तीसरी चीज, अगर आप कोई भी कुक को रख रहे हैं तो उसकी तनख्वाह खाना खा के मत डिसाइड करो, क्योंकि जो आदमी 4-5 साल काम कर रहा है उसका खाना तो अच्छा हो गई यार। आप चेक करो उसका एटीट्यूड, कि काम करते समय उसका एटीट्यूड क्या है लोगों के साथ, पहली चीज। दूसरी चीज आप चेक करो कि वो कितना दबाव में काम कर सकता है। मतलब जो आदमी ज्यादा दबाव में काम कर सकता है किचन में, बहुत अच्छा होता है, मतलब उसके लिए बहुत अच्छा होता है। क्योंकि किचन के अंदर दबाव पड़ता रहता है, जैसे एक साथ 10 टेबल आ गई और ग्रेवी नहीं है तो दबाव हो गया। अब उसमें वो कितने काम से उसको चीज को निकालता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और तीसरी वाली चीज आप ये देखो कि वो लड़का कितना क्रिएटिव है, प्लस साफ सफाई कितनी मेंटेन करता है, फूड हाइजीन। ये 4-5 चीजें आप देखो और फिर उसकी सैलरी डिसाइड करो। बाकी लोग तो क्या करते हैं, फोन पे पूछते हैं, हाँ भाई कितने साल का एक्सपीरियंस है, बोले सर 5 साल। अच्छा, अभी कौन सी पोस्ट पे काम कर रहे हो, तो बोला सर मैं कॉमी 2 पे काम कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, कितनी तनख्वाह है, बोले सर 20,000 रुपये। अच्छा कितनी तनख्वाह चाहिए, बोले सर 23,000 रुपये। ओके डन। और उसको 3,000 रुपये का जम दे दिया। अब आप जब उसकी डिटेलिंग करोगे तो मतलब पता चलेगा कि 1 साल पहले वो कॉमी 3 था, 4 महीने उसने कहीं पर काम किया तो कॉमी 2 है, और 8वें महीने में आपके पास आ गया। तो ऐसे लड़के खतरनाक होते हैं, वो बहुत जल्दी एग्जीक्यूटिव शेफ बन जाएंगे और उनकी तनख्वाह होगी 30,000 रुपये और वो पूरा गुड़ गोबर कर देंगे। तो एनीवे आई मीन, मैं बेसिकली ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि बहुत लोग कॉल करते हैं और बहुत ही एक ऐसी स्थिति हो जाती है कि कई बार आदमी को लगता है कि यार, क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ काम चालू करते हैं ना तो हमारे में एंथुसियाज्म बहुत ज़्यादा होता है, पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, और हमको लगता है कि यार बस करना है करना है करना है। और उस सब चीज़ों में सबसे पहले हम देखते हैं कि हमको कुक चाहिए, शेफ मिलेगा, उसको देखेंगे हम कि उसको क्या क्या बनाना आता है। मत सोचो ऐसा, आपको बिजनेस चालू करना है, सबसे पहले आप अपना सोचो आपको क्या करना है, फिर उसके हिसाब से लोग को ढूंढो। ये एक बेस्ट तरीका है। और बाकी तो और कुछ पॉइंट नहीं है। आई थिंक मैंने लगता है कि बहुत ज़्यादा 17 मिनट हो गए हैं, ये काफ़ी लंबा हो गया है ये। आई थिंक वी शुड से गुड बाय टू ईच अदर। और इन केस यू वांट एनी कंसल्टेंसी रिगार्डिंग मेन्यू प्लानिंग, किचन डिजाइनिंग, रिक्रूटमेंट ऑफ पीपल्स और एनी अदर सेल्स एंड मार्केटिंग, तो आप संपर्क कर सकते हैं। मैंने 1 साल के पैकेज जो जो पहले मैंने बंद कर दिए थे कि मैं 1 साल तक किसी प्रोजेक्ट के साथ काम करूँगा, मैं वापस मैंने स्टार्ट कर दिए। बिकॉज जो क्लाइंट्स हैं, वो 2 क्लाइंट्स का वर्क है वो मैंने अभी स्टॉप कर दिया है, बिकॉज आई थिंक दे आर डूइंग वेरी वेल और अब उनको हमारी जरूरत नहीं है। और आई विश देम वेरी सक्सेसफुल इन देयर लाइफ। और मुझे लगता है कि दे आर डूइंग वेरी वेल। और अब मैं 2 क्लाइंट और ले सकता हूँ अभी इस महीने, कि जिनके साथ मैं साल भर काम करूँगा, और उस साल भर के अंदर मैं उनके साथ रहूँगा। उसमें सेल्स एंड मार्केटिंग आ गई, उसमें मेन्यूज आ गए, मतलब जो भी कंसल्टेंसी चाहिए होती है वो पूरी कंसल्टेंसी है। और साल भर की इसलिए है क्योंकि क्या होता है कि ये छोटी छोटी कंसल्टेंसी में पैसा तो बनता है, लेकिन मुझे पता है कि वो नाव आगे जाके खाई में घच घुस जाएगी। इसलिए फिर मुझे भी वो जो मैं फीस लेता हूँ ना, वो मतलब वी वांट हैप्पी मनी। तो पता है कि ये ये फूड का जंजाल है, इसमें दिख रहा है कि यहाँ पानी कम है और आगे आगे जाती है एकदम डीप डीप सी है ये। तो इसलिए 1 साल की कंसल्टेंसी है उन लोगों के लिए जो वास्तव में जिनके पास मेहनत की कमाई है और पैशनेटेड हैं और कुछ करना चाहते हैं इंडस्ट्री में। तो मुझे लगा कि उनके साथ काम किया जाए, इसलिए ये 1 ईयर कंसल्टेंसी है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया बहुत बहुत देखने के लिए और सुनने के लिए। और अगर मैंने आपका समय लिया है और मुझे आपको लगता है कि ये सब बेकार है, आई एम सॉरी, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो भी चीज़ मैंने आपको बताई है, अगर आप उसको फॉलो करेंगे, डेफिनेटली यू गेट सक्सेस। और कहीं भी कोई परेशानी आ रही है तो आप वीडियो मीटिंग बुक कर सकते हैं, वी कैन टॉक विद ईच अदर। और देखते हैं, अगर प्रॉब्लम है तो समस्या है, और समस्या है तो साला सोल्यूशन है। नमस्ते, धन्यवाद, शुक्रिया, टेक केयर।